गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 9 है, भूमि, मृदा एवं जल संसाधन, जिसमें आपको पीछे वीडियो में एक सारणी दिखाए थे, सारणी के बारे में। आज हम उन सारणी के बारे में बात करते हैं। पहले प्रमुख देशों में भूमि उपयोग, कौन कौन से देशों में कितने भूमि का उपयोग किया जाता है और कितना यूज किया जाता है उनके बारे में। तो जिसमें रूस है, जापान है, भारत है। हम 2-3 देशों का बता दे रहे हैं और बाकी आप लोग समझ जाइएगा क्या है। रूस का जितना भी क्षेत्रफल है तो उसमें 44% क्या है, वन है, जंगल है। और कृषि के लिए वो 8% यूज करते हैं और 5% चारागाह के लिए है और 44% अन्य है। जबकि जापान में वो उनका जो टोटल परसेंट है, क्षेत्रफल है, उसका 67% क्या है, वहाँ पे वन है। मतलब इन सारणी में देख करके लग रहा है सबसे ज़्यादा क्या है, जापान में ही वन है और वहाँ पे 12% कृषि के लिए किया जाता है और 2% चारागाह है और 19% अन्य है। भारत की बात करें तो यहाँ पे 22% वन है और 57% खेती के लिए ज़मीन यूज़ किया जाता है। आप इस सारणी में देख सकते हैं कि भारत ही सबसे ज़्यादा खेती करने, मतलब अगर उनके परसेंटेज की बात करें कि जितना भी ज़मीन है उसमें 57% वो कृषि करते हैं और 4% क्या है, चारागाह है और 17% अन्य है। जबकि और सब देशों का देखिए तो वहाँ पे जंगल कितने हैं, लेकिन भारत में अगर और सब देशों की तुलना करें तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड किंगडम में भी सबसे कम है वन, और यहाँ पे जंगल बहुत कम है, भारत में 22% ही है। तो ये सब है। अब हम टॉपिक पे आते हैं, मतलब पढ़ाते हैं। उपर्युक्त सारणी से ज्ञात होता है कि भारत कृषि भूमि की दृष्टि से एक भाग्यशाली देश है। देखिए आप सारणी में देख सकते हैं कि यहाँ पे कृषि कितनी 57% की जाती है, तो वाकई में ये देश बहुत भाग्यशाली है कृषि की भूमि से। कृषि भूमि का प्रतिशत यहाँ विश्व में सबसे अधिक 57% है। कृषि के अंतर्गत भूमि कनाडा 5%, रूस में 8%, ऑस्ट्रेलिया 6% और ब्राज़ील 9%, जबकि फ्रांस 35% एवं यूनाइटेड किंगडम 29% है। पर्यावरण की दृष्टि से किसी देश की 33% भूमि पर वन होना जरूरी है, लेकिन भारत में 22% भूमि पर ही वन पाए जाते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से क्या है, किसी भी देश में कितना परसेंट होना चाहिए, तो 33% होना चाहिए, लेकिन भारत में कितने हैं, तो मात्र 22% है, बहुत कम वन है। ब्राज़ील में 66% और जापान में 67% क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। विश्व में पशुओं की सबसे अधिक संख्या भारत में है, लेकिन यहाँ केवल 4% भूमि पर ही चारागाह पाए जाते हैं। चीन 34%, यूनाइटेड किंगडम 46% तथा ऑस्ट्रेलिया 56% भूमि पर चारागाह पाए जाते हैं। चारागाह क्या होता है, ये आप लोग पठारी भागों में पठार के बारे में पढ़े होंगे, प्लेट्यू के बारे में पढ़े होंगे। तो वो क्षेत्र क्या होते हैं, चारागाह के लिए सबसे अच्छे होते हैं, जो कि भारत में बहुत ही कम है, ओनली 4%। आप लोग समझ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जानवर यहीं पे होने के कारण, पशुओं की संख्या सबसे अधिक होने के बावजूद भी 4% ही चारागाह पाए जाते हैं। चीन में 34% है, यूनाइटेड किंगडम में 46% तथा ऑस्ट्रेलिया में 56% भूमि पर चारागाह पाए जाते हैं। पशुपालन अथवा पशुचारण जैसी आर्थिक क्रियाएं ब्राज़ील, फ्रांस, चीन, यूनाइटेड किंगडम तथा ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक विकसित हैं। वन का अधिक क्षेत्रफल होने के कारण कनाडा, ब्राज़ील, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस और जापान आदि देशों में वनोद्योग अधिक विकसित हैं। क्या है, इन सब देशों में वन का उद्योग जो होता है, वन से जो उद्योग होता है वो अधिक विकसित हैं। किसी भी देश में भूमि का क्षेत्र निश्चित होने के कारण वहाँ विभिन्न भूमि उपयोगों के मध्य प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। क्या है, भूमि तो निश्चित है कि आपका बॉर्डर यहाँ तक है, ये है, ये नहीं है कि आप मतलब इंडिया है तो ये पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश सब इंडिया में ही आता है, ऐसा नहीं है। मतलब सबका अपना अपना रेंज है और इसी भूमि में भूमि का उपयोग किस तरीके से किया जाता है, इनके बीच प्रतिस्पर्धा है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा वन है, तो कारण क्या है कि वहाँ पे प्रतिस्पर्धा में मतलब
सबसे ज़्यादा जंगल लगाया गया है, जंगलों की देखरेख है। और इंडिया में क्या है, जंगल को काट के शहर बसाया जा रहा है या जंगल को काट के खेती के लिए ज़मीन तैयार किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या है, जंगल बहुत कम है। और आप लोग खुद देखते हैं कि कितने पेड़ काटे जाते हैं। भूमि के स्वरूप और समुदाय की ज़रूरत के अनुसार भूमि उपयोग की योजना बनाने से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। क्या है, भूमि के लिए भी कुछ ना कुछ योजना बनाना चाहिए। भूमि का उपयोग असावधानी से करने पर अनेक गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भूमि का उपयोग अगर आप अच्छे तरीके या किसी भी चीज़ का आप अच्छे से यूज नहीं कीजिए तो उसका तो समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। मृदा खापर्दन, कृषित भूमि में कमी तथा मरुस्थलीकरण आदि कुछ ऐसे ही समस्याएं हैं। अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो क्या होगा, मरुस्थल बढ़ता जाएगा और मृदा अपरदन क्या होता है, सॉइल इरोजन पढ़े होंगे आप लोग। और भूमि की कृषि के लिए जो भूमि है उसमें कमी होती जाती है। नेक्स्ट है आपका मृदा संसाधन। धरातल की जिस ऊपरी परत पर पेड़ पौधे फसलें उगाई जाती है उसे मृदा कहते हैं। मृदा किसे कहते हैं, तो जैसे आप लोग मिट्टी को मृदा कहते हैं। और धरातल की मतलब पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो क्या है, जहाँ पे पेड़ पौधे या फसल लगाते हैं वो क्या है, मृदा है। अपने पोषण के लिए सभी प्राणी मृदा पर ही निर्भर हैं। और हम लोग जैसे अपने पोषण के लिए खाना पीना सब कुछ निर्भर किस पे, मिट्टी पे ही निर्भर है। मानव अपनी सभी मुख्य आवश्यकताएं जैसे आवास, भोजन, वस्त्र की पूर्ति मृदा से ही होती है। तो बोलिए कैसे होता है, मिट्टी से कैसे हम लोगों को आवास मिलता है, घर मिलता है, भोजन मिलता है, और वस्त्र कैसे मिलता है। तो भोजन तो आप लोग जानते हैं, क्रॉप्स या कोई भी ट्री जो है वो सॉइल में ही उगाए जाते हैं, मिट्टी में। और वस्त्र में क्या होता है, तो जैसे कॉटन प्लांट, वो कॉटन भी जो मिलता है हम लोगों को पेड़ से ही मिलता है। तो हम लोग मृदा पे ही निर्भर हैं। इसलिए मृदा मनुष्य के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन है। यह नवीकरणीय संसाधन है। ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन, जिसका एक बार यूज कर सकते हैं और फिर लगातार मतलब बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे एक मिट्टी में अगर हम एक बार फसल उगाते हैं तो फिर से दोबारा उसमें फसल उगा सकते हैं। मृदा का निर्माण कैसे होता है। मिट्टी का हमेशा निर्माण होता रहता है। इसकी निर्माण प्रक्रिया को मृदा जनन कहते हैं। मिट्टी का निर्माण जो है वो होते ही रहता है और ये प्रक्रिया जो इसको क्या बोलते हैं, मृदा जनन कहते हैं। मृदा के निर्माण में पैतृक, शैल मृदा, जीव स्थलाकृति, जलवायु एवं समय मूलभूत कारक है। इसमें क्या है, तो जलवायु, वहाँ की स्थलाकृति कैसी, वहाँ का ज़मीन कैसा है, ये सब मूलभूत कारक है। मूलभूत मीन्स क्या हुआ कि अगर जैसे बोलते हैं बेसिक और फंडामेंटल्स, तो ये सब क्या है, मतलब एक आधार है ये सब मिट्टी बनने का। पैतृक अथवा मूल शैलों से मृदा की विशेषताएं निश्चित होती है। क्या होती है, पैतृक और मूल शैलों से उसकी विशेषता, जैसे कहीं की मिट्टी क्या है तो फर्टाइल नहीं होते, लेकिन काली मिट्टी जो है, आप लोग काली मिट्टी पढ़े होंगे, काली मिट्टी कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। और उदाहरण के लिए बालू से पत्थर के कण और शैल से चिका मृदा बनती है। बालू के कण से, जैसे कोई पत्थर के बालू से क्या बनती है, तो चिका मृदा बनती है। जलवायु कारकों में वर्षा तथा तापमान मुख्य है। और मृदा बनने के लिए, मतलब मिट्टी बनने के लिए क्या क्या कारक मेन है, तो वर्षा और तापमान। आप लोग मिट्टी कैसे बनता है वो पहले ही पढ़े होंगे कि मिट्टी बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। इसमें लाखों लाख साल लग जाते हैं। तो सनलाइट, किसी भी पत्थर पे सनलाइट पड़ती है उससे गर्म होता है, फिर बारिश पड़ने से ठंडा होता है। ये प्रक्रिया बार बार चलती है जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। जल की उपस्थिति और तापमान में बार बार परिवर्तन होने से अपक्षय की दर बढ़ती है। अपक्षय मतलब क्या हुआ, सॉइल इरोजन। जैसे अभी बताया आपको कि सनलाइट पड़ती है और फिर वो रात में ठंडी हो जाती है, बारिश होती है उस पर, ये गर्म ठंडा बार बार जो परिवर्तन होता है उससे क्या होता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। और हवा के कारण क्या, तो वो एक जगह से दूसरे जगह जाती है, या तेज पानी के कारण क्या होती है, वो टूट जाती है। मृदा के बनने की गति भी इससे तीव्रता आती है। अच्छा, मृदा बनने की गति जो होती है उसमें तीव्रता आती है अपक्षय के कारण। किसी क्षेत्र की स्थलाकृति उस क्षेत्र के अपवाह को प्रभावित करती है। अपक्षयित शैलें तीव्र ढालों पर रुक नहीं पाती है। गुरुत्वाबल के प्रभाव से जल के द्वारा अपक्षयित शैलों के कण नीचे की तरफ सरकते हैं। जैसे पहाड़ है, अपक्षयित हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो तो क्या होता है,
गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण और जल के कारण वो बह के क्या होते हैं, नीचे की तरफ सरक जाते हैं या बह जाते हैं। मंद ढालों तथा मैदानों में बिना किसी बाधा के मृदा एकत्रित हो जाती है। जहाँ पे ढाल कम होता है या मैदानी भाग होता है वहाँ पे क्या होता है, मिट्टी एकत्र हो जाता है। जीव जंतुओं एवं मृत पौधों से मृदा ह्यूमस प्राप्त होती है। जीव जंतुओं से और मृत पौधों से क्या प्राप्त होती है, तो ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, जो सड़े गले पौधों से फर्टाइल खाद बनती है उसे ह्यूमस कहा जाता है। चींटियाँ एवं केंचुए मृदा को भुरभुरा बनाने, उसमें जल तथा वायु के लिए रिक्त स्थान बना देते हैं। चींटियाँ और केंचुआ क्या करते हैं, मिट्टी में अपना होल, अपना घर बनाने के लिए मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं, मतलब हल्का कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि केंचुए जो वो किसानों की दोस्त होते हैं। और उसमें क्या होता है, जो भुरभुरा जाता है उसमें जल और वायु आराम से चला जाता है, रिक्त स्थानों में जा सकता है। समय का भी मृदा निर्माण में विशेष महत्व है। मृदा निर्माण के लिए ज़्यादा समय मिलने पर मृदा की मोटी परतें बनती है। क्या होती है, मृदा में जब मृदा बनने में अगर ज़्यादा समय लगता है तो वहाँ पे क्या होती है, मृदा की मोटी परत बन जाती है। वायु तथा नदियों के जल प्रभावित द्वारा निम्न भूमियों में पदार्थ के निपेक्षण से मृदा का निर्माण होता है। नदी घाटियों में जलोढ़ मृदा अधिक उपजाऊ तथा गहरी होती है। और नदी और घाटियों में कैसी मृदाएं पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसे क्ले कहते हैं। मृदा की समस्याएं, मृदा की समस्याएं क्या क्या है, तो अपरदन और उर्वरकता ह्रास मृदा की दो मुख्य समस्या हैं। अपरदन क्या, वही सॉइल इरोजन, और उर्वरकता मतलब वहाँ का जो है मिट्टी में कितना फर्टाइल है। जैसे बंजर भूमि होता है कहीं पे, कहीं की मिट्टी बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती है। तो ये दो मुख्य समस्याएं हैं। भूमि पर लगातार फसल बोने से उसकी उर्वरकता में कमी आ जाती है। अगर आप एक ही जगह पे बार बार फसल उगाइए तो उसमें क्या होती है, उर्वरकता में कमी आ जाती है। इससे मृदा के कुछ पोषक तत्व कम हो जाते हैं। मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा में अनेक पौधे वृद्धि करते हैं, जिससे मृदा की उर्वरकता बनी रहती है। उर्वरकों के प्रयोग से भी मृदा में उर्वरकता बनाए रखी जा सकती है। कुछ समय बाद रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मृदा कृषि के योग्य नहीं रह जाती। हेर फेर से फसल बोने से मृदा में उर्वरकता बनी रहती है। मृदा की सबसे बड़ी समस्या अपरदन है। वनस्पति विहीन मृदा पर अपरदन की क्रिया तीव्र गति से होती है। वर्षा तथा नदी का जल और वायु से ढलानों पर नीचे की तरफ ले जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में भी नदी तथा वर्षा से परत अपरदन एवं अवनालिका होती है। किसी भी मिट्टी पर एक ही तरह की फसल बोने से, बार बार बोने से क्या होता है, उसमें उर्वरकता की कमी आ जाती है। इसीलिए किसान क्या करते हैं, अपने खेतों में मिट्टी को अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग तरह के पेड़ को फसल उगाते हैं। जिससे आप लोग बता सकते हैं कि कौन से ऐसे प्लांट्स है जिसके जड़ में नाइट्रोजन पाए जाते हैं, तो वो है चना का पौधा या दलहन। आप लोग देखे होंगे किसी भी खेतों में किसान क्या करते हैं, अपने जहाँ पे कृषि करते हैं वहाँ पे कभी धान चावल उगाएंगे और कभी दलहन और तेलहन का पेड़ पौधे लगाएंगे। तो इससे क्या होता है, फसल बार बार चेंज करने से उसकी उर्वरकता बनी रहती है। और जैसे इसमें चैप्टर में बोला गया है कि जहाँ पे खाली जगह रहता है तो वहाँ पे क्या होता है, मृदा अपरदन की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। जैसे प्लेन भागों में क्या होता है कि नदी में पानी आती है और वो, जैसे आप किसी भी खेत में उर्वरक दिए, उसको उर्वरक बनाएं, और हैवी रेनफॉल होने के कारण से, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण से क्या होता है, वहाँ की मिट्टियाँ बह के नदी में चली जाती है। तो इसी को मृदा अपरदन कहते हैं। आप लोग सॉइल इरोजन पढ़े होंगे, सॉइल इरोजन अपरदन ही है। मैदानी क्षेत्रों में नदी और वर्षा के परत अपरदन एवं अवनालिका होती है। जैसे अभी पता है, हैवी रेन होने के कारण क्या होता है कि उसका मिट्टी जो है बह के नदी में चली जाती है। और नेक्स्ट पेज जो है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पेज नंबर 63। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।